इस बार का पंजाब विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कुछ खास है, कुछ अलग है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा समय तक देश के अंदर किसान आंदोलन चला और उसमें पंजाब की सबसे बड़ी भूमिका रही। हालात बदले और समीकरण बदले, जिसकी वजह से बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन टूट गया और इस बार बीजेपी छोटे भाई नहीं बल्कि बड़े भाई के तौर पर पंजाब में अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की क्या रणनीति है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और क्या असेसमेंट है इन चुनावों के लिए, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय मंत्री तो हैं ही और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। अमृतसर में अभी अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और थोड़ा सा समय इन्होंने हमारे लिए निकालिए। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा सर यही है कि अभी कैंपेन क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर आपकी पार्टी पंजाब में इस बार बड़े भाई के तौर पर जो है चुनाव लड़ रही है? देखिए, छोटे बड़े भाई की बात नहीं है। पंजाब की जो स्थिति है इस समय, वो एक बहुत ही चिंता और हमें इसको बहुत गंभीरता से एनालाइज करना होगा। हाँ। बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। पंजाब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो यहाँ पे गवर्नमेंट सरकारें नहीं है, हाँ। उन्होंने पंजाब को इस समय देश में 14th रैंक तक पहुँचवा दिया। नंबर 1 सिचुएशन हुआ करती थी। हाँ। यहाँ पे बच्चे जो हैं, एजुकेशन की इतनी ख़राब हालत है, एम्प्लॉयमेंट की इतनी ख़राब हालत है। बच्चे मुश्किल से 8वीं क्लास तक पहुँचते हैं और जब आगे जाते हैं जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ज़मीन बेचो, कुछ बेचो, बच्चों को बाहर भेजो। ये नहीं कि बार बार जाके कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। हाँ। एक फियर साइकोसिस है यहाँ पे कि माफियाज हैं यहाँ पे, सैंड माफिया, लैंड माफिया, लिकर और ड्रग माफिया। और जो शहरों के अंदर जो डेवलपमेंट है वो आप देखिए, जहाँ से हम गुजर रहे हैं अभी। हाँ। क्या यहाँ पे स्थिति है। हाँ। आप देखिए जो बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे डबल इंजन सरकार, जोर से विकास पे काम हो रहा है बड़ी गति से। तो पंजाब की 117 सीट की जो असेंबली है, जब हमारा गठबंधन अकाली दल के साथ था उस समय हम 22-23 से ज़्यादा लड़ते ही नहीं थे। हाँ। तो उस गठबंधन में जब उनकी सरकार भी थी, हम जूनियर पार्टनर थे। हाँ। और उन्होंने ना हमारा कोई सिख चेहरा उठने दिया, ना कोई हिंदू चेहरा उठने दिया। हाँ। वो अपना कब्जा उन्होंने बना के रखा हुआ था। हाँ। इसमें अब पहली बार हम 73 सीट्स पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हाँ। कमल के फूल के सिंबल पे लड़ रहे हैं। हाँ। और मुद्दे क्या है, रणनीति क्या है, बिल्कुल क्लियर है। पंजाब का सर्वाइवल और ग्रोथ। पंजाब में देखिए, अगर हमारी कल मैं एक ट्रेडर्स मीटिंग में था, एक बुजुर्ग आदमी थे, वो मुझे कहते कि भाई हमारे सारे बच्चे बाहर चले गए तो आप और हम जैसे यहाँ रह जाएंगे और लोग आया करेंगे जब कोई फ्यूनरल या कोई अखंड पाठ के लिए, भोग के लिए। हाँ। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। ये एक प्राउड स्टेट नहीं है, हम एक बहुत प्राउड हमारी कम्युनिटी है। आप दुनिया भर में जाइए, साफे वाले हमारे भाई लंगर सेवा कर रहे हैं। हाँ। जब मैं सिक्योरिटी काउंसिल में था, लिबिया और सीरिया में सिविल वॉर हो रहा था, वहाँ पे गुरुद्वारा ये लंगर सर्विस के लिए लोग पहुँचे, पता नहीं कहाँ से आए। हाँ। किसी से उन्होंने लिया नहीं। ये तो बड़ा ही अजीब यहाँ माहौल है कि हमारे सिख और पंजाबी तो देने में विश्वास रखते हैं, ये तो रोना रोते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने तब सत्यानाश कर दिया है गवर्नेंस का। और सत्यानाश भी किया। मैं आपको बड़ी बेसिक आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। कल एक मैंने एनालिसिस पढ़ा, महामारी के दौरान तो देश में बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। पर बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि हम उस स्थिति से आगे उठे हैं। हाँ। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये फाइनेंशियल ईयर जो है 9.2% रेट ऑफ ग्रोथ होगा। हाँ। जीएसटी की एनालिसिस कलेक्शन जनवरी में 1,41,000 करोड़ हुई है, मतलब तगड़ा। हाँ। पर अब एक और चीज देखिए आप, जिसको किसी को समझ नहीं आ रही है। कोविड की लड़ाई तो सारे देश में लड़ी गई। कोविड के बाद अब एक 2 व्हीलर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट, और मनरेगा का आप स्टैटिस्टिक ले लीजिए। पंजाब में
और अगर आपके मानिए टू व्हीलर बिक रहे हैं, मतलब जो उस तबका है वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही। और मनरेगा में कोविड होने के बाद लोगों ने उसमें मांग रहे, यहाँ पे 30% ग्रोथ है उसकी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है इन्होंने सत्यानाश कर दी है। इंडस्ट्री कोई लगाने, इसने देखिए पिछले 2 साल में 15,000 इंडस्ट्री पंजाब से जाकर उत्तर प्रदेश, गुजरात और बाकी स्टेट्स में। क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है? वो यही चाहता है उससे एक्सटॉर्शन ना हो, वही चाहता है सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, वो यही चाहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो व्यापारी क्या करेगा? तो कल मैंने 3 मीटिंग्स की हैं, 2 व्यापारियों के साथ, एक लुधियाना में, एक जलंधर में, आज शाम को मैं अमृतसर में कर रहा हूँ। मुझसे ये पूछा जाता है कि आप किस विश्वास से कह सकते हो कि अगर आपकी सरकार आ गई तो नशा से मुक्ति मिल जाएगी? तो मेरा एक ही आंसर होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भी स्टेट्स में हैं। आप मेरे को बताइए कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे ये ड्रग मैनेज या ये हो? कहीं नहीं, क्योंकि 0 टॉलरेंस है हमारी। और दूसरी चीज, और ये ज्यादा सीरियस है, जहाँ पे ड्रग कल्चर प्रेवलेंट हो, आप किसको ब्लेम करेंगे नहीं करेंगे वो तो अलग लोकल सिचुएशन पे होगा। पर मैं आपको दूसरी चीज कहता हूँ, भले ड्रग्स आ रहे हों अक्रॉस द बॉर्डर से या किसी और स्टेट से, राजस्थान से या जम्मू एंड कश्मीर से, हिमाचल से, मैं उसमें नहीं पढ़ता। भाई साहब, आपके अंदर, शहर के अंदर सिंथेटिक ड्रग्स की फैक्ट्रीज है। अरे मेरे को बताइए, अगर कंज्यूमर को पता है कहाँ जाना है ड्रग लेने, और सप्लायर को पता है कंज्यूमर तक कहाँ, तो उसको पता होगा आ कहाँ से रही है। और इसका यही मतलब है कि वो जो ऐसा धंधा करते हैं उनको कहीं से प्रोटेक्शन मिल रही थी। ठीक है सर, इसमें सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने बताया, ये सब जानते हैं हालात बहुत ख़राब हैं पंजाब के, जैसा पंजाब हुआ करता था आज ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले 25 सालों में से 15 साल आपकी अकाली दल के साथ में सरकार रही, तो बेशक आप उसमें छोटे पार्टनर थे, लेकिन इस पर सवाल ये होगा कि अब क्योंकि गठबंधन टूट गया तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ रोल नहीं था, तो फिर कैसे, मतलब इससे पल्ला झाड़ कैसे सकते? नहीं, पल्ला नहीं झाड़ा, हम तो उस समय भी कहते थे। देखिए, ये उस समय बड़ी वाइड स्प्रेड फीलिंग थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी हाल में हमारी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। मुझे यार हमारे बड़े सीनियर लीडर कहते थे, ऐसे इस जैसे लोग अगर आपकी पार्टी में हुए आप कभी उठ ही नहीं सकती। क्योंकि ये कहना कि सिर्फ अकाली दल ने वो किया, नहीं, आपके लोग कोलैबोरेट कर रहे थे उसके साथ, ये तो सही बात है। अच्छा सुनो, बड़ी खुशी की बात है, उनका नेचुरल हैबिटेट वही था, अभी इस चुनाव के चक्कर में वहाँ चले गए हैं। अच्छा। और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अच्छा नाम ले लीजिए आप। मैंने देखिए, मेरा काम नहीं है, आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप मुद्दे पे जवाब दे रहा हूँ। पर आपको भी पता है, अगर जो पंजाब में जो लोग रहते हैं, अमृतसर में रहते हैं, उनको ये भी पता है, एक बड़े वरिष्ठ नेता चले गए, इसलिए नहीं चाहिए, उन्होंने कभी वो बोला कि हमारे साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उन्होंने अपने बेटे के लिए आनंदपुर साहब से टिकट मांगी, हमने कहा हम नहीं देंगे। हम क्योंकि हम तो भैया, हमारा ये जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है बड़ी रिगरस प्रोसेस होती है। हम देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रही है, छवि साफ हो, अच्छा पोटेंशियल हो काम करने के लिए आगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार सबसे चर्चा में है वो है किसान आंदोलन। आपको क्या असेसमेंट है कि किसान आंदोलन का क्या इम्पैक्ट जो है वो आपके चुनाव पे पड़ सकता है? देखिए, किसान आंदोलन तो था और ख़त्म हो गया। अब जो विरोध हो रहा है, पहले वो जो विरोध हो रहा था वो किस पे हो रहा था कि किसान कानून लाए गए। अब तो हमने किसान कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। इसका उसका तो उस इशू पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आए कानून उस पे आंदोलन शुरू किया, कानून वापस ले लिए। अब किस चीज़ पे, किसी और चीज़ पे विरोध है। और मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ, अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं तो उन पे चर्चा हो सकती है। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस अब कुछ लोगों को कॉम्पनसेशन देनी है, हमने तो कहा हुआ है कॉम्पनसेशन देंगे, पर लिस्ट तो देना स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट तो दे स्टेट गवर्नमेंट, पर वो लोग आंदोलन हम आपको नहीं आने देंगे। देखिए, डेमोक्रेसी में पोजीशन लेना, विरोध करना आपका अधिकार है, पर आपको ये कहना कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं ये नहीं करने दूंगा, मेरा अजीब चीज़ है। लुधियाना में मैंने जाकर 10-15 लोगों ने डीसी के ऑफिस में घेराव कर लिया। कमाल है।
मैंने तो मजाक में कहा मेरे को डीसी बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कौन घेराव करता है। फिर मैं किसी ने बोला आप बहुत सीनियर हो गए। मैं कहा मुझे पता है डीसी तो नौकरी के शुरू में बनता है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गुंडागर्दी का चक्कर है कि आप नहीं मेरे से मानते तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये उस नौबत तक चीज़ पहुँचनी नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि जो चुनाव में अब 9 दिन रहते हैं, 9 दिन के अंदर लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। पहले तो आंदोलन के जहाँ तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई नहीं है। अब खुलेआम प्रचार हो रहा है। प्रचार में लोगों में हौसला आया है। अगर वो इश्यूज पे वोटिंग होगी तो मैं आपको अपनी तरफ से कह जाता हूँ कि नतीजा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, स्टेट के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। इसमें एक सवाल ये हो रहा है कि बेशक किसान कानून वापस ले लिया और खुद प्रधानमंत्री ने ही जो है इसकी घोषणा की, लेकिन जिन किसानों की जान चली गई वो ये कहा जा रहा है कि क्या आप उनको वापस ला सकते हैं? क्या आपने कानून तो वापस ले लिए, क्या वो किसान वापस आ सकते हैं? क्या वो क्या कह रहे हैं, वो ला सकते हैं वापस? नहीं, वो तो नहीं आ सकते। तो ये क्यों जान गई, क्या किया, एक्सेट्रा, उस पर भी आप थोड़ा जानकारी सोच विचार कीजिए। देखिए जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें समस्याएं होती है, क्या होता है, अब क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, एक्सेट्रा, ये दूसरे मुद्दे हैं। पर अगर इसको कोई चुनाव पे इस पे असर डाल रहा है वो दूसरी बात है। ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे गठबंधन टूटने से और किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी उठी है। लोगों में ये भी है कि अगर ऐसे चलेगा तो स्टेट बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। अभी आगे और आपका कैंपेन जो है एग्रेसिव होने वाला है पंजाब में? हम एग्रेसिव नहीं, हम कैंपेन कर रहे हैं। पर ये तो हर एक चुनाव में होता है, शुरू होता है जब देखिए हमेशा ये होता है कि पहले नॉमिनेशन भरना होता है, फिर विड्रॉल डेट होता है, उसके बाद देखा जाता है कि कौन से कैंडिडेट फील्ड में है, फिर इंडिविजुअली वो कैंपेन करती है, पार्टी कैंपेन करती है उनके लिए। तो ये अभी जोरों से कैंपेन जो है मोमेंटम पकड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि हम जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री का भी क्या है कैंपेन होगा, आएंगे प्रधानमंत्री पंजाब में? देखिए कुछ डेट्स अनाउंस किए हैं उन्होंने। अच्छा। पर ये हमेशा जो निर्णय है वो दिल्ली से होता है। अच्छा। वो दिल्ली से होता है और पार्टी का हाईकमांड करता है। वो भी टेंटेटिव होता है कि हो सकता है उसमें ऐसा तो एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। कल मान लीजिए मुझे बताया गया कि मेरे को एक रैली करनी थी अटारी में। मुझे बताया गया कि उसी समय माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, तो हमने उसको चेंज कर दिया। अगर उस समय आ रहे हैं तो हम तो लोग वहाँ रहना चाहेंगे। ठीक है। तो ये तो एडजस्टमेंट होती रहती है। अभी क्या असेसमेंट है आपका? आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, कितनी सीटें जो हैं आप जीत सकते हैं? देखिए मैं कितनी सीटें, अभी तो हर एक सीट पे एनालिसिस होगा कैसे वो चल रहा है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। हम इस समय 73 लीड लें जिसमें 65 हमारे थे और 8 जो कैंडिडेट्स थे वो कैप्टन साहब की पार्टी की तरफ से वो चाहते थे कि हमारे सिंबल पर लड़ें। उसका अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो कुछ लोगों को लगा होगा उसमें उनका फ़ायदा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में रहेगा हमारे साथ जुड़ने से। अगर हम 73 में से हम 50% भी अपनी सीट जीत लेते हैं हम, और कैप्टन साहब कितनी जीतेंगे सिंह साहब उन्हें नहीं पता, पर सरकार फिर हमारी बनेगी अगर ये 50% जीत लेते हैं। और आज मैंने पढ़ा कि हम 22-23 सीटें लड़ते थे सिर्फ, वो तो लड़ेंगे ही, पर हम शायद 14-15 और भी लड़ेंगे अच्छी सीरियसली हम सारी लड़ेंगे। बिकॉज 2 चीज़ें हैं, एक तो इस चुनाव में MLAs का जीतना, पर दूसरा पार्टी को खड़ा करना। अब जैसे रूरल हल्के हैं वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस थी नहीं। नहीं वो ठीक है, आप पहली बार वहाँ लड़ रहे हैं तो पहली बार उसकी ऐसा है, उसमें कार्डर बनाना, नया स्किन आएगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, उनकी हमारी तरफ कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, हम किस तरीके से उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं, ये सब चुप चलेगा। और सर एक आखिरी सवाल चुनाव से जुड़ा हुआ है, आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, देश में लोगों को ये लग रहा है कि बहुत समय से 3 महीने ज़्यादा हो गया पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो कहीं चुनाव के बाद एकदम से बढ़ तो नहीं जाएंगे? भाई साहब मैंने पार्लियामेंट में भी कहा पेट्रोल के दाम सरकार नहीं सेट करती है। नहीं सुने 90 डॉलर से ऊपर चल रहा है, अभी भी दाम नहीं बढ़ रहे। नहीं हम नहीं सेट करते। कांग्रेस सरकार ने 2010 में पेट्रोल प्राइसेस डीरेगुलेट कर दिए थे। डीरेगुलेशन का मतलब है पेट्रोल का दाम होता है जो इंटरनेशनल प्राइस होता है, उस पर आप फ्रेट जोड़िए, डीलर कमीशन जोड़िए और उसके साथ आप जो एक्सचेंज रेट होता है। अब एक्सचेंज रेट में भी 10-12% बदलाव हुआ है। अभी ऐसा है कि जब महामारी के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी तो तेल
उठाने वाला कोई नहीं था। हाँ। तो क्या हुआ, तेल का दाम गिरता गिरता $19.56 हो गया। हाँ। तो उस समय तो बहुत सस्ता हो गया था तेल। हाँ। बट अब उसके बाद उठता उठता ये चला गया अब $80-90। हाँ। जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके साथ फ्रेट, उसके बाद डीलर कमीशन और एक्सचेंज रेट, हम उस पे 32 रुपये पर लीटर हाँ। एक्साइज लेते हैं। हाँ। हमने जो एक्साइज है हमने कम किया। हाँ। हमने 5 रुपये कम किया पेट्रोल पे, 10 रुपये डीजल, और हमने स्टेट्स को भी बोला कि आप कम कर लीजिए, नहीं तो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। हाँ। अब केजरीवाल जी नहीं समझे, वो तो दिल्ली में दाम ज़्यादा रहा, तो लोगों ने क्या किया, अपनी टंकियाँ जो हैं वो हरियाणा में और यूपी हरियाणा में बनानी शुरू की। जब गाली पड़नी शुरू हुई कि भाई लोगों ने दिल्ली में पेट्रोल पंप पे 25% लोग खरीदने के लिए कम हो गए, तो उन्होंने भी कम कर दिया। अभी ऐसा है, इन्होंने अपने समय में ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए थे। ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट करने का मतलब क्या था, इन्होंने कहा था कि हम तेल को सस्ता रखना चाहते हैं, इसलिए हमने 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। वो 2005 से भाई साहब उस पे जो टोटल लाइबिलिटी हमारी है 1,41,000 करोड़ से 3,20,000 करोड़ पहुंच गई है। अच्छा। पिछले साल मेरे मंत्रालय को, हमारे वित्त मंत्री जी को 20,000 करोड़ उसका देना पड़ा। अभी भी 1,60,000 करोड़ देना है। अच्छा। हम नहीं तय करते हैं, सिर्फ एक्साइज तय करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स वैट करती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ये तय करती हैं ऑयल मार्केट। अभी किसी का कहना नहीं, आप उनको बोल दो भाई मेरे को ऑयल मार्केटिंग कंपनी बंद तो नहीं करवानी है, हमारी कई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन आमतौर पर बिल्कुल जनता ये मानती है, प्रैक्टिकल भी दिखाई भी देता है कि जैसे वो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के रेट भी कम हुए और 3 महीने से बढ़े भी नहीं है। अब डर लग रहा है कि चुनाव के, क्योंकि 90 से ऊपर चला गया है, तो बढ़ ना जाए। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मतलब आपकी टेक्निकल बात से मैं सहमत हूं। टेक्निकल वाले नहीं, थोड़ी सी इसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। देखिए, दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इंटरनेशनल प्राइस हम नहीं तय करते, ओपेक प्लस करता है। ओपेक प्लस ये तय करता है, ओपेक के जो देश हैं और रूस, ये करता है कि कितना तेल मार्केट में रिलीज होगा। इंटरनेशनल प्राइस तो उस पर डिपेंड होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये कर सकती हैं कि मान लीजिएगा आज बहुत हाई है तो अभी जो इंक्रीज है पास ऑन नहीं करो, तो अंडर रिकवरी होगी उनकी, ठीक है। बाद में जब उन्हें लगा कि सिचुएशन ईज हो गई है तो तब फिर वो अपना रियलाइज करते हैं। ये मार्केटिंग, उनका नाम ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ये वो तय करते हैं। हाँ, कभी बहुत स्थिति खराब हो जाए तो हम भी जाते हैं सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि देखिए थोड़ा एक्साइज कम करो, नहीं तो हालत ख़राब हो रही है। देखिए, ये जब तक अभी हमारी आपकी ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी 85% है। हमने एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हम बाकी कदम उठा रहे हैं कि ये जो हमारी ऑयल के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस कम हो, उस पे हम स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है सर, आपने हमारे लिए समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।